हाय गाइस, वेलकम टू राइट एकेडमी क्लासेस। मैं हूं रमेश कुमार और आज हम लोग करेंगे एमपीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, टेस्ट प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें 1 बाय 1 टेस्ट है। मैं आपको अभी लगभग 10 दिन है जिनमें से 10 से 15 टेस्ट उपलब्ध करवाऊँगा। ओके, ये निःशुल्क है पूरी तरह से, आप इन्हें आराम से देखिए और इनसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। मध्य पाषाण काल में किस नवीन विशेषता का जन्म हुआ था? ओके, आग का आविष्कार, बी है चित्रकला का विकास, सी मेदभांडों का विकास, एंड डी पाषाणों से निर्मित सूक्ष्म उपकरण। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, पाषाणों से निर्मित सूक्ष्म उपकरण। आपको पता है कि इसे माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। मध्य पाषाण को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथिक एज। माइक्रोलिथिक एज का अर्थ होता है कि इसमें जो कह सकते हो उपकरण थे उनका आकार छोटा हो गया था। ओके, माइक्रो यानी छोटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हथनौरा एवं बोरी जैसे स्थल भारत में किस तथ्य की पुष्टि करते हैं? ओके, हथनौरा एवं बोरी जैसे स्थल भारत में किस तथ्य की पुष्टि करते हैं? ए ऑप्शन है मानव की उपस्थिति का साक्ष्य, बी डायनासोर की उपस्थिति का साक्ष्य, सी लोहे के भंडार का साक्ष्य, एंड डी सिक्कों के भंडार का साक्ष्य। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? ए, मानव की उपस्थिति का साक्ष्य। आपको पता है कि जो हथनौरा है मध्य प्रदेश में है और बोरी महाराष्ट्र में स्थित है, जो मानव कंकाल एवं मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट कौन सा है? ए ऑप्शन। लोहे के भंडार देखें तो ये उत्तर प्रदेश में एक स्थान है अतरंजी खेड़ा, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। हड़प्पाकालीन स्थल लोथल के बारे में असत्य कथन बताइए। ठीक है, आपको असत्य बताना है, फॉल्स वाला। ए ऑप्शन, यह बंदरगाह स्थल था, बी यहाँ से चावल की भूसी का साक्ष्य मिलता है, सी यह गुजरात के तटीय क्षेत्र में स्थित है, एंड डी लोथल के क्षेत्र में राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का प्रचलन था। तो करेक्ट आंसर इसका सत्य चूंकि बताना था, तो कौन सा रॉन्ग है? डी। ओके, क्योंकि हड़प्पा में किसी निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव मिलता है ना। हमें अभी ये नहीं पता है कि कैसी प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, इसका अभाव, क्योंकि यहाँ की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता हड़प्पा कालीन नहीं है? ए, संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसका विस्तार था, बी कालीबंगा के रूप में यह राजस्थान में विस्तृत था, सी यहाँ के लोगों को धातु गर्म का ज्ञान था, डी अग्निकुंड का भी ज्ञान था। ओके, तो विशेषता नहीं है यहाँ ही बताना है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए, क्योंकि इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश में नहीं था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। ताम्रपाषाण कालीन स्थल नर्मदा टोली किस नदी बेसिन के क्षेत्र में स्थित था? ए गोदावरी नदी, बी नर्मदा नदी, सी बनास नदी, एंड डी गंगा नदी। ओके, तो करेक्ट आंसर 5 का कौन सा आपका? बी, नर्मदा नदी। नर्मदा टोली जो है ताम्रपाषाण कालीन का स्थल है, यहाँ सर्वाधिक अन्नों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, किसका मिला है? अन्नों का साक्ष्य, यानी कि ग्रेन्स का। और ये वर्तमान में कहाँ पे है? महेश्वर में है। ओके, तो महेश्वर मध्य प्रदेश में यह स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में कौन सा महाजनपद गंगा नदी तंत्र में स्थित नहीं है? ए असमक, बी कौशल, सी सूरसेन, एंड डी अंग। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ए असमक। असमक महाजनपद, इसकी राजधानी पोतन थी। ओके, और यह एकमात्र ऐसा कह सकते हो महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था, और ये गोदावरी नदी बेसिन में, किस में है? आपके गोदावरी नदी बेसिन में। ओके, तो गोदावरी नदी बेसिन में है। क्वेश्चन नंबर 7। सिकंदर और कौटिल्य के निम्नलिखित में किस शासक के समकालीन? सिकंदर और कौटिल्य निम्नलिखित किस शासक के समकालीन थे? ए अजातशत्रु, बी महापद्मनंद, सी अशोक, एंड डी घनानंद या धनानंद। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा है? डी धनानंद। आपको सभी को जैसे पता है कि कौटिल्य यानी चाणक्य, ठीक है, किसके दरबार में था? घनानंद के दरबार में, जिससे नाराज होकर के चला जाता है और फिर चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा प्रदान करता है और इसका शासन का अंत करता है। ओके,
कौटिल्य की रचना आपको पता ही है क्या है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र इसका नाम है, लेकिन ये राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। ओके, इसका टॉपिक क्या है, राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत में द्वितीय नगरीकरण की विशेषता संबंधित नहीं हो सकता है? ए, निम्नलिखित, ठीक है, नए धर्मों के एवं मतों का विकास। ओके, बी, लोहे का प्रयोग। सी, पंचमास सिक्कों का प्रचलन। एंड डी, हिंद यूनानियों का आक्रमण। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? डी, हिंद यूनानियों का आक्रमण, क्योंकि हिंद यूनानियों का आक्रमण मौर्योत्तर काल में हुआ है। किसमें? मौर्योत्तर काल में। ठीक है, बाकी इन सभी का द्वितीय नगरीकरण से है, सेकेंड अर्बनाइजेशन जो हुआ उससे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। ए, वैदिक काल में ही चारों आश्रमों का विकास हुआ। बी, पुराणों की रचना को वैदिक काल में अंतिम रूप दिया गया। सी, वेदांग की रचना गुप्त काल में आरंभ हुई। एंड डी, उपनिषदों में कर्म कांडों का विरोध है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है इसका? 9 का डी, उपनिषदों कर्म कांडों का विरोध है। ये वाला आपका क्वेश्चन, ठीक है, सत्य है, बाकी तीनों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, झांसी स्थित दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ। बी, तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव काल में हुआ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सही विकल्प का चुनाव कीजिए। केवल एक विकल्प सही है, दूसरा केवल 2 सही है, सी दोनों यानी 1 और 2 दोनों सही है, एंड डी दोनों कथन असत्य हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ए ऑप्शन, क्योंकि केवल एक ऑप्शन सत्य है कि दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ। ओके, जबकि जो दूसरा है तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया ना, तो इस मंदिर को, ठीक है, चोल शासक राजराज फर्स्ट। ओके, ओके, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में किस प्रतिमा मूर्ति का विकास चोल काल में सर्वाधिक हुआ जो धार्मिक मत से भी संबंधित थी? ओके, ए, नटराज। बी, वराह। सी, विष्णु। एंड डी, मात्र देवी। करेक्ट आंसर कौन सा? ए, नटराज। आपको पता है कि चोल काल की सबसे, ठीक है, फेमस मूर्ति कौन सी है? ठीक है, नटराज की मूर्ति। और ये धार्मिक मत से ही संबंधित है। ओके, यानी इस समय कह सकते हो मूर्ति कला जो थी अपने विकसित रूप में थी, चरमोत्कर्ष पे थी। ओके, जबकि आप देखें अगर विष्णु मंदिर और वराह मंदिर का तो किससे संबंधित है? आपके गुप्त काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12। किस वेद में राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है? ए, ऋग्वेद। बी, यजुर्वेद एवं ऋग्वेद। सी, सामवेद एवं अथर्ववेद। एंड डी, अथर्ववेद। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा? 12 का डी, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 13। बुद्ध के संघ की विशेषता नहीं है। ए, महिला एवं पुरुषों दोनों का प्रवेश। बी, लोकतांत्रिक मूल्यों पर बल। सी, कुछ विशेष वर्गों का निषेध। एंड डी, केवल उच्च वर्णों का प्रवेश। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा आपका? डी, कि केवल उच्च वर्णों का प्रवेश नहीं था, सभी वर्गों का था, समाज के सभी वर्गों के लिए खुला हुआ था। ओके, इसलिए समता मूलक था। क्वेश्चन नंबर देखें अगर 14। देवगुप्त नामक शासक किस साल से संबंधित है? ए, गुप्त। बी, वर्धन काल। सी, गुप्तोत्तर काल। एंड डी, मौर्य काल। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा आपका? 14 का बी, वर्धन काल। यानी मालवा के क्षेत्र में देवगुप्त नामक शासक का उदय हुआ, जो गौड़ शासक शशांक का मित्र था और जिसने मित्र के साथ मिलकर कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन की हत्या की थी ना। आप अगर ग्रहवर्मन को देखेंगे तो ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, जिसकी हत्या बाद में ग्रहवर्मन के बहन हुई राजवर्धन ने की ना, और राजवर्धन को फिर शशांक मारेगा, जिससे फिर हर्षवर्धन की एंट्री होगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग।
हरिकेली नाटक के रचनाकार एवं महान शासक विग्रहराज चतुर्थ किस वंश से संबंधित थे? ओके, ए सुंग, बी मौर्य, सी सातवाहन एंड डी चौहान। तो विग्रहराज चतुर्थ का संबंध किससे संबंधित है? आप जानते हैं चौहान वंश के शासक हैं और इन्होंने राजस्थान एवं दिल्ली क्षेत्र में अजमेर प्रशासन का प्रमुख केंद्र था। ओके, इन्होंने हरिकेली नामक रचना की। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, कौन सा कथन असत्य है? ओके, तो इसमें अगर देखें हम लोग, ए हर्षवर्धन आरंभ में शिव उपासक था, बी हर्षवर्धन लेखक एवं विद्वान शासक था, सी शशांक शैव मत अनुयायी था जिसने हर्ष को पराजित किया, एंड डी ग्रहवर्मन हर्ष की बहन राजश्री का पति था। ओके, तो करेक्ट आंसर देखें तो सी है। ये शैव मत अनुयायी तो था लेकिन इसने हर्ष को पराजित नहीं किया, हर्ष ने इसे पराजित किया। ठीक है, तो इसलिए ये चलिए अगर देखें इसका कि ये एक विद्वान एवं लेखक शासक है, बिल्कुल हर्ष एक विद्वान एवं शासक था। ठीक है, कि उसने 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक प्रियदर्शिका, ओके, कौन सी लिखी है? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इसकी रचना भी याद रखिए, प्रियदर्शिका वगैरह पूछी जाती है आपसे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17, ओके, गुप्त काल के महानतम शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संबंध में असत्य कथन है। ए विद्वानों के समूह नवरत्नों की स्थापना की, बी फायान नामक विदेशी यात्री को संरक्षण प्रदान किया, सी कुषाण शासकों को पराजित किया, डी विजय स्तंभ के रूप में मेहरौली लौह स्तंभ की स्थापना करवाई। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा? सी, कुषाण शासकों को पराजित किया। ठीक है, ये वाला असत्य कथन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखें, यूप अंकित अश्वमेघ प्रकार के सिक्के किस शासक ने जारी किए? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त एंड डी भानुगुप्त। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा? सी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, बुद्ध काल के संदर्भ में गलत कथन है। ए इस काल में सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई, बी नवीन भाषाओं का विकास हुआ, सी वाणिज्य व्यापार में वृद्धि हुई, एंड डी स्मृतियों की रचना आरंभ हुई। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? डी। ठीक है, स्मृतियों की रचना हुई, क्योंकि स्मृतियों की रचना मौर्योत्तर काल में आरंभ हुई है। कब हुई है? मौर्योत्तर काल में। ओके, तो ये स्मृतियों की रचना मौर्योत्तर काल में हुई है, ना कि इस काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस शासक ने मध्य एशिया से चीन तक भारतीय साम्राज्य का विस्तार किया? ए कनिष्क, बी हाल, सी समुद्रगुप्त एंड डी हर्षवर्धन। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ए कनिष्क। ओके, आपको पता है कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक है। किस वंश का है? कुषाण वंश का। ओके, जिसने अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की, जिसका विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, सोवियत संघ के मध्य एशियाई क्षेत्र तक था। इसने चीन शासक पांचाओ को भी पराजित किया था। ओके, किसे? पांचाओ। हालांकि बाद में वो पांचाओ फिर अधिकार कर लेता है। साथ ही कनिष्क ने रेशम मार्ग पर भी कब्जा किया था, सिल्क रूट जो कहलाता है उस पर भी कब्जा कर रखा था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, मृत्यु का संबंध जो स्तूप से है वही संबंध गृह त्याग से किसका है? तो आपको पता है कि बुद्ध की मृत्यु का संबंध स्तूप से है, तो वही संबंध गृह त्याग के किससे दर्शाते हैं? बैल, घोड़ा, चक्र एंड डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा? बी घोड़ा। तो बुद्ध की गृह त्याग की घटना को घोड़े से दर्शाते हैं। ओके, और आपको पता है कि जन्म को 60 से दर्शाते हैं, जबकि ज्ञान प्राप्ति को आपको बोधि वृक्ष से दर्शाते हैं। ओके, और प्रवचन को चक्र से दर्शाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, कलिंग का शासक किसे माना जा सकता है? ए गोंडोफर्निस, बी हुविस्क, सी खारवेल एंड डी रुद्रदामन। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? सी खारवेल। उड़ीसा स्थित चेदी वंश का महानतम शासक है खारवेल। क्वेश्चन नंबर 23, शायद कहा नहीं जा सकता किस दर्शन का अंग है? त्रिरत्न, पंच महाव्रत, चार आर्षत एंड स्यादवाद। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? डी स्यादवाद। ओके, स्यादवाद या अनेकांतवाद का दर्शन, इसी को अनेकांत
वाद का दर्शन भी कहते हैं, जो जैन धर्म से संबंधित है। ओके, किससे है? जैन धर्म से। ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बहुरतवाद के संस्थापक जमाली का रक्त संबंध किससे था? ए अशोक, बी बुद्ध, सी चंद्रगुप्त मौर्य एंड डी महावीर स्वामी। तो करेक्ट आंसर कौन सा? डी महावीर स्वामी। जमाली महावीर स्वामी प्रियदर्शना, ठीक है, के पति थे, जो महावीर का पहला शिष्य भी था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 25। प्राचीन कालीन भारत में आक्रमणकर्ताओं का सही क्रम है? ए ईरानी यूनानी पहलो कुषाण, यूनानी ईरानी पहलो कुषाण, ईरानी यूनानी कुषाण पहलो, कुषाण ईरानी यूनानी पहलो। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ए ईरानी यूनानी पहलो और कुषाण। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, काले रंग और भौतिकता से युक्त बुद्ध की मूर्तियों का विकास किस शैली में हुआ? यानी किस शैली में हुआ? ए बेसर, बी गांधार, सी नागर एंड डी सारनाथ। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? गांधार शैली में। मूर्ति कला संबंधित यदि शैली देखें तो 3 शैली हैं, गांधार, मथुरा और सारनाथ, है ना। तो एक और मूर्ति कला संबंधित कौन सी है? मथुरा। जबकि अगर नागर, बेसर और एक और होती है द्रविड़, ये मंदिर स्थापत्य कला की है ना, मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं, ना कि मूर्ति कला। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र माना जाता है? ए कोसल, बी मत्स्य, सी अस्मक एंड डी वज्जी संघ। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? डी वज्जी संघ को। क्वेश्चन 28, मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली के बारे में असत्य कथन है? ए पल्लव काल में इस शैली के अंतर्गत 4 विधाओं का विकास हुआ, बी गोपुरम इसका शैली में प्रवेश द्वार को कहा जाता है, सी बृहदेश्वर मंदिर इस शैली का उत्कर्ष माना जाता है एंड डी शिखर इस शैली के ऊंचे छत को कहा जाता है। तो 28 का आपका करेक्ट आंसर क्या है? असत्य कथन है डी, शिखर इस शैली के ऊंचे छत को कहा जाता है। ये गलत है। जो शिखर शब्द है ये नागर शैली से संबंधित है, ना कि इससे, ठीक है। तो नागर जो कि उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली है, उससे संबंधित है शिखर। 29 देखें, वत्स महाजनपद का विस्तार वर्तमान के किस क्षेत्र में था? कन्नौज, प्रयागराज, पाटलिपुत्र एंड उज्जैन। तो 29 का करेक्ट आंसर कौन सा आपका? बी प्रयागराज। ये इलाहाबाद के आसपास का रीजन कहलाता है। साथ ही आपने अगर पढ़ा होगा एमपी में, तो वत्स किसका प्राचीन नाम है ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो ग्वालियर, क्योंकि ये वाला भी रीजन लगभग इसी में आता था, इसलिए वत्स ग्वालियर का भी प्राचीन नाम मिलता है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, वर्ण व्यवस्था में किस जाति का उदय गुप्त काल में हुआ? ए चांडाल, बी वानर, सी कायस्थ एंड डी सामंत। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सी कायस्थ। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर वैदिक काल में की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो पहली बार प्रकट हुई? ए वेदों की रचना, बी कर का प्रचलन, सी लोहे का ज्ञान एंड डी नगरों का आरंभ। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सी लोहे का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में किस शासक की पत्नी का नाम ध्रुव देवी था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक एंड डी चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा? बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी का नाम ध्रुव देवी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। प्राचीन कालीन भारत में प्रचलित प्रणय क्या था? ए राजकीय भूमि, बी सेना अधिकारी, सी विवाह उत्सव एंड डी कर। ओके, तो 33 का क्या है? डी कर था। देखो प्रणय, विवाह उत्सव मत लगा देना ना प्रणय गाथा से, ये एक प्रकार का कह सकते हो कर था। प्राचीन काल में बलि, हिरण्य एवं प्रणय जैसे करों का प्रचलन था, है ना। ठीक है, तो ये एक प्रकार का टैक्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सप्त सैंधव क्षेत्र का संबंध है? ए आर्यों के आरंभिक स्थान से, बी आर्यों की उत्पत्ति से, सी हड़प्पा के पतन से एंड डी विदेशी आक्रमण से। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ए आर्यों के आरंभिक स्थान से। आर्यों के मूल स्थान को लेकर अभी मतभेद है, फिर भी आरंभिक स्थान जो था वो सप्त सैंधव क्षेत्र था,
अर्थात सब जो 7 नदियों का संगम था, जिसमें सिंधु, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज, रावी एवं सरस्वती जैसी 7 नदियों का क्षेत्र था। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन, भाग दूध का संबंध है, ए राजस्व अधिकारी, बी भूमिकर, सी नृत्य एंड डी युद्ध कला। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा है? ए राजस्व अधिकारी। भाग दूध कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। इस तरह संग्रहिता कोषाध्यक्ष था। ओके, ये सभी वैदिक काल में सतपथ ब्राह्मण 12 रत्नियों के रूप में उल्लेखित है ना। क्वेश्चन 36, अशोक धम्म नीति के संदर्भ में किस शासक के समान समकक्ष माना जाता है? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी बलबन एंड डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा है? ए अकबर। अकबर द्वारा दीन इलाही चला गया था और अशोक द्वारा धम्म नीति चलाई गई थी। ओके, तो दोनों में समानता है। 37 देखें, निम्नलिखित में कौन सा नगर नदियों द्वारा सर्वाधिक सुरक्षित था? ए उज्जैनी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र एंड डी कश्मीर। करेक्ट आंसर कौन सा है? 37 का सी पाटलिपुत्र। आपको पता है कि पाटलिपुत्र की जो है सोन एवं गंगा नदी के बीच में स्थित है ना, इसलिए ये बहुत ही सुरक्षित था। हम लोगों ने हिस्ट्री में ये भी पढ़ा था कि आखिर मगध ही सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपदों के रूप में क्यों उभरा। ओके, इसका वीडियो भी आप जरूर देखें। 38 देखें, निम्नलिखित में से कौन षड दर्शन का भाग नहीं है? ए योग, बी वेदांग, सी उत्तर मीमांसा एंड डी सांख्य। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा? बी वेदांग षड दर्शन का भाग नहीं है। ओके, षड दर्शन यदि आप देखें तो योग है, सांख्य है। ओके, योग के अलावा क्या है? सांख्य, जो आपका डी ऑप्शन है। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक एवं न्याय है। 39 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य राजाओं की वंशावली एवं इतिहास की व्याख्या में सहायक है? ए ज्योतिष, बी कल्प, सी निरुक्त एंड डी पुराण। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? डी पुराण। ओके, पुराणों की रचना आपको पता है कसे लोमहर्ष एवं उग्रसेन को दिया जाता है ना, इनमें कर्मकांडी व्याख्या मिलती है। क्वेश्चन नंबर 40, अरेकमेडु बंदरगाह वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है? ए कांडला, बी मुंबई, सी गोवा एंड डी पुडुचेरी। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? डी पुडुचेरी। प्राचीन काल में पुडुचेरी को अरेकमेडु के नाम से प्रसिद्ध था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम लोग। मेगास्थनीज का कौन सा कथन सत्य है? ए भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं, बी भारत में 7 प्रकार की जातियां निवास करती हैं, सी भारत के लोगों के इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं है एंड डी नगर प्रशासन का उल्लेख करता है। ओके, तो करेक्ट का आंसर कौन सा? डी, क्योंकि मेगास्थनीज कहीं भी नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं, ठीक है, सॉरी सत्य है, तो नगर प्रशासन का उल्लेख करता है। और ये बाकी जो है आपको पता है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ओके, इसने इंडिका में लिखा है, इसमें कुछ कथन भारत की गलत व्याख्या करते हैं, जैसे भारत के लोगों के इतिहास का ज्ञान नहीं है, भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं, भारत में 7 जातियों का निवास करती इत्यादि, जबकि नगर प्रशासन महिला अंगरक्षिका विस्तृत वर्णन करता है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, सही कथन कौन सा है? ए शिशुनाग ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई, बी सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी उपहार में दिए, सी ओके काशी महाजनपद को अंग महाजनपद ने जीत लिया, डी अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है। ओके, तो आप देखें यदि 42 का करेक्ट आंसर कौन सा है? डी। ठीक है, यही सही है, बाकी सभी गलत हैं। ठीक है, क्योंकि यदि आप इसे देखें परीक्षित का ही वर्ण है डी में ना, बाकी सभी गलत हैं आपके, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न है देना 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, विदिशा में स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? ए कनिष्क, बी भागभद्र, सी अग्निमित्र एंड डी वीरसेन। करेक्ट आंसर कौन सा? बी भागभद्र। भागभद्र शुंग वंश का शासक है, किसका? शुंग वंश का। और ये गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया था हेलियोडोरस ने ना, आप पढ़ेंगे विदिशा में हेलियोडोरस आया था, ग्रीक राजदूत, उन्होंने करवाया था, जो वासुदेव को समर्पित है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस शासक की दक्षिण विजय को धर्म विजय की संज्ञा दी जाती है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त एंड डी अशोक। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा है? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 45 देखें,
निम्नलिखित किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? ए शशांक, बी हाल, सी विष्णुगुप्त एंड डी हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर कौन सा है? ए शशांक। ठीक है, शशांक चूंकि शैव मत का था, ठीक है, अनुयायी था, और कह सकते हो ये हर्षवर्धन का विरोधी एवं कट्टर शैव था, और ये बंगाल का गौड़ शासक था ना। 46 निम्नलिखित किस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं रही? ए मौर्य वंश, बी हर्यक वंश, सी गुप्त वंश एंड डी वर्धन वंश। तो 46 का करेक्ट आंसर कौन सा? डी वर्धन वंश, क्योंकि वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश भी कहते हैं, जिसका महान शासक हर्षवर्धन था। इसकी आरंभिक राजधानी हरियाणा में स्थित थानेश्वर थी, जो बाद में, ठीक है, कन्नौज हो गई ना। तो पहले इनकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी, फिर उसके बाद कन्नौज हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 47। निम्नलिखित में से किस राज्य के आसपास चालुक्य शासकों के राज्य का विस्तार था? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र एंड डी बंगाल। तो करेक्ट आंसर कौन सा आपका? सी महाराष्ट्र। चालुक्य महाराष्ट्र वाले रीजन के थे, जिसमें पलुकेशन दत्ती पढ़ेंगे आप, जिसने हर्षवर्धन को हराया था ना। 48 दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा किस धर्म के एक दर्शन का भाग है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी पाशुपत मत एंड डी आजीवक मत। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? बी बौद्ध धर्म से। 4 आर्य सत्य पढ़ेंगे, उसमें आपको ये भी मिलेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं 48 के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल त्रिस्तरीय विभाजन के लिए प्रसिद्ध था? ए लोथल, बी धौलावीरा, सी कालीबंगा एंड डी आमरी। ओके, तो 49 का जो करेक्ट आंसर है कौन सा है? धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 50 किस चोल शासक ने जावा, सुमात्रा जैसे क्षेत्रों को अपने साम्राज्य का भाग बनाया? ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र, सी कुलोत्तुंग प्रथम एंड डी विक्रम चोल। करेक्ट आंसर कौन सा आपका? बी राजेंद्र। ठीक है, ओके गाइस, तो हमने हिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल से ऑलमोस्ट मैं लगभग आपको 4 से 5 टेस्ट अपडेट करने वाला हूँ। ओके, सभी अच्छी कोचिंगों के टेस्ट रहेंगे मेरे पास, सभी कोचिंगों के टेस्ट हैं, जैसे, ठीक है, जो अभी एमपी में बहुत ही पॉपुलर हैं। ओके, तो हम लोग सभी करेंगे, चेतन मीना के साथ ही आनंद सुपर 100 के सभी के टेस्ट लगाएंगे। आकार IAS का टेस्ट था। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।